गुड आफ्टरनून डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। गैलेक्सी क्लास आपके सपनों को साकार करने के लिए लेकर के आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपकी प्रिपरेशन में पूरी तरीके से आपके सिलेक्शन को श्योर करने के लिए फाउंडेशन बैच। क्या है ये फाउंडेशन बैच, इसके बारे में भी जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फाउंडेशन बैच ये गैलेक्सी क्लासेस की तरफ से शुरू की गई एक नई पहल है जो कहीं ना कहीं आपकी नींव को, जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपकी नींव जितनी मजबूत होगी उतनी ही बड़ी इमारत आप बना सकते हैं। आपकी नींव अगर बेसिक्स आपके क्लियर होंगे तो बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स के साथ एग्जाम को क्रैक करेंगे। और यही उद्देश्य गैलेक्सी क्लासेस का है, बिकॉज हमारा यहां पे टैगलाइन भी क्या है, अचीव योर गोल्स। अचीव योर गोल्स। तो गैलेक्सी क्लासेस अचीव योर गोल्स को लेकर के फाउंडेशन बैच को पूरी तरीके से लेकर के आ रही है। इस फाउंडेशन बैच में गैलेक्सी क्लासेस की ओर से जब हम बात करें तो आप ये जान लीजिए कि इस बैच को हम ऐसे प्राइम टाइम पे लेकर के आ रहे हैं जिस टाइम पे आपको फील आएगा रियल लर्निंग का, कि अच्छे तरीके से उस टाइम पे पढ़ने में आप हाईली कंसंट्रेट होंगे। और वो टाइमिंग होगा 10:30 से लेकर के 1:45 का। 10:30 से लेकर के 1:45 का टाइमिंग होगा, जिस टाइम पे आप बाकायदा एनर्जेटिक होकर के आए और अच्छे तरीके से आपने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट की। प्रॉपर कॉन्सेप्ट जो आपसे क्लास में डिस्कस किए गए, कैसे डिस्कस किए जाएंगे क्लास में, एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस करने के लिए हमने कुछ स्ट्रेटजी यहां पे मेंटेन की है। उस स्ट्रेटजी के अंतर्गत स्टूडेंट्स जब बात करते हैं उसमें हम आपको अपडेटेड मटेरियल देंगे, एक ऐसा मटेरियल जिसको लेने के बाद फिर आपको मार्केट से कहीं कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है। क्लास नोट्स आपका बहुत ही अपडेटेड क्लास नोट्स होगा, आपके एग्जाम पर फोकस्ड करता हुआ क्लास नोट्स होगा जो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन को पूरी तरीके से श्योर करेगा। यहां पे हम क्लास टेस्ट भी देंगे, जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्लास टेस्ट दिया जाएगा, जिसमें कोशिश की जाएगी ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए जिससे आपको रियल एग्जाम की फीलिंग आए। जब आपको रियल एग्जाम की फीलिंग उस क्लास टेस्ट के द्वारा, जिसे हम सेक्शनल टेस्ट के रूप में भी जानते हैं, उसके द्वारा जब दी जाएगी, प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा और आपको यहां पे अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से आपको प्रिपेयर किया जाएगा बेसिक से लेकर के टॉप लेवल तक, जिससे आप पूरी तरीके से अपने आप को अपडेट करके अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। यही मोटिव है फाउंडेशन बैच का। और फाउंडेशन बैच मैं फिर रिपीट करूंगा, अचीव योर गोल को प्राप्त करने में, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में गैलेक्सी एंड पूरी गैलेक्सी टीम आपकी तरफ, आपकी ओर पूरी तरीके से लगी रहेगी। क्यों, एक भी बच्चा अगर छूट गया तो कहते ना सुरक्षा चक्र टूट गया। हम कोशिश करेंगे कि हमारे क्लास में बैठने वाला एक भी बच्चा किसी भी कीमत पर छूटने ना पाए। इस लेवल पर चीजों को लेकर के चलेंगे कि बेस से लेकर के और टॉप लेवल तक की चीजें आपको आपके एग्जाम के ओरिएंटेशन को ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से तैयार हों और आप उसमें बेस्ट से बेस्ट कर सकें। यही फाउंडेशन बैच का मोटिव है। क्लियर? तो अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन तो मस्ट ज्वाइन फाउंडेशन कोर्स। चलिए हम लोग आज फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत ही एक छोटे से टॉपिक, यहां पे छोटा रहेगा बट उस टॉपिक को बहुत बड़े लेवल पर डिस्कस करते हुए आपसे क्लासरूम में मिलेंगे। यहां पर उसको हम इस लेवल पर डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मिनिमम रिसोर्सेज के अंतर्गत कैसे आप उसको तैयार कर सकते हैं और वहां से किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट किस तरीके से ये सहयोग देता है, कैसे हमारे एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन सभी बातों को लेकर के हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब यहां पे जब हम बात करते हैं तो ध्यान ये दीजिएगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत आप जानते हैं कि यहां पे बात आई है विदेश व्यापार की, फॉरेन ट्रेड की। ठीक है, फॉरेन ट्रेड की बात आती है।
फॉरेन ट्रेड आखिर होता क्या है, विदेश व्यापार होता क्या है, इसको लेकर के जब हम बात करते हैं तो आप अच्छे तरीके से यहां पर यह ध्यान रखिए कि विदेश व्यापार और भुगतान संतुलन, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि विदेश व्यापार किसे कहते हैं, विदेश व्यापार नीति क्या होती है, विदेश व्यापार नीति कौन बनाता है, भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत इस नीति को रिलीज किया जाता है, उस मंत्रालय के मंत्री कौन है, और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कब से कब तक के लिए रखी गई है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का उद्देश्य क्या है और कौन इस पॉलिसी को लागू करता है, इन सभी बातों को लेकर के यहां पे आपसे क्वेरी की जाती है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे फॉरेन ट्रेड की। तो जब हम फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि फॉरेन ट्रेड ये इंडिया का मैप है। अगर हम इंडिया के मैप को लेकर के बात करें तो आप ध्यान रखिएगा कि जब यहां पे हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, क्योंकि कंट्री में क्या किया जाएगा, कंट्री में प्रोडक्शन की बात की जाएगी, उत्पादन, और प्रोडक्शन हमेशा बेस्ड होगा किस पे, डिमांड पे। प्रोडक्शन हमेशा बेस्ड होगा किस पे, डिमांड पे। अकॉर्डिंग टू डिमांड प्रोडक्शन को वहां पे बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे अपने कंजप्शन को जीरो वेस्टेज के साथ सुनिश्चित किया जा सके। तो यहां पर ध्यान रखना है क्या, प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन जो होगा उसके आधार पे हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारे कंट्री में कितना कंजम्पशन है। कंजम्पशन यानी उपभोग, यहां पे उत्पादन, ठीक है। अब ध्यान रखने वाली बात यह रहेगी, अगर हमारा कंजम्पशन जो हमने उत्पादन यहां पे किया है उसका अगर पूरा पूरा उपभोग हमारे कंट्री में हो जा रहा है तो क्या हम अपने कंट्री से वस्तुओं का निर्यात कर पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे? जी नहीं। लेकिन अगर वहां पर हमारी जरूरतें, हमारे उत्पादन के अकॉर्डिंग हमारी जरूरतें पूरी हो रही हैं और प्रोडक्ट हमारा जो प्रोड्यूस किया गया है वो बच भी रहा है, तो वहां पे क्या होगा, सरप्लस प्रोडक्शन की बात आ जाएगी। वहां पे सरप्लस प्रोडक्शन की बात आएगी, और जब प्रोडक्शन सरप्लस होगा तो उसका नतीजा क्या होगा, हम एक्सपोर्ट को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। हम वहां पे एक्सपोर्ट को क्या कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, कि जब भी यहां पर सरप्लस प्रोडक्शन की बात आ जाएगी। और जैसे ही हम बात करेंगे कि भाई हमारी सारी जरूरतें अपने देश में तो पूरी होती नहीं है, हम बहुत सी चीजों को बाहर से मंगाते हैं, तो हम जिन चीजों को बाहर से मंगाते हैं उनको लेकर के जब बात करेंगे तो उसके लिए कंट्री को करना पड़ता है क्या, यानी जो हमारी एडिशनल नीड होती है, ठीक है, जो हमारी एडिशनल नीड होती है उस नीड को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, उस नीड को पूरा करने के लिए हम यहां पे इंपोर्ट करते हैं, मींस आयात, और यहां पे क्या करते हैं, निर्यात, ठीक है। तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जब भी किसी देश में उत्पादन अगर सरप्लस होगा तो वैसी सिचुएशन में वहां पे क्या किया जाएगा, वहां पे हम अपने निर्यात को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। और अगर हमारी एडिशनल नीड है, एडिशनल रिक्वायरमेंट है, देन उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, दुनिया के अन्य देशों से प्रोडक्ट को मंगाएंगे, और इसी निर्यात और आयात पर आधारित इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बेस्ड जो पॉलिसी होती है उसे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कहते हैं, और इससे संबंधित जो व्यापार होता है उसे ही कहा जाता है विदेश व्यापार, मींस फॉरेन ट्रेड। तो मुझे लगता है कि फॉरेन ट्रेड क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2021 से लेकर के 26 तक के लिए ये पॉलिसी बनाई गई। तो ध्यान रखने वाले फैक्चुअल चीजें अब इसमें क्या है उनको लेकर के अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा कि जो विदेश व्यापार नीति है ये यहां पे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ध्यान रखिएगा 2021
2021 से 2026 तक के लिए ये पॉलिसी बनाई गई। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? मेन जो ऑब्जेक्टिव है, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को क्या करना? अचीव करना। अचीव 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। अब इसको अचीव करने के लिए जो विदेश व्यापार नीति बनाई जाती है वो 3 चीजों पर फोकस करती है। नंबर 1, इंपोर्ट ट्रेड ओरिएंटेड। नंबर 2, एक्सपोर्ट ट्रेड ओरिएंटेड। और नंबर 3 जब बात करेंगे, इंटरपोर्ट ट्रेड ओरिएंटेड। ठीक है, इन 3 चीजों को फोकस किया जाता है। अब यहां पे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ये भारत सरकार की किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत बनाई जाती है? तो आप ये जान लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भारत सरकार का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत इसको बनाया जाता है, रिलीज किया जाता है। और इसके प्रेजेंट टाइम में जो मंत्री जी हैं उनका नाम है पीयूष गोयल। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लागू कौन करता है, किसके द्वारा ये लागू की जाती है? तो जब इसको लेकर के बात करते हैं कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी किसके द्वारा लागू की जाती है, तो डीजीएफटी हमारे कंट्री में डीजीएफटी के द्वारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लागू की जाती है। डीजीएफटी का फुल फॉर्म होगा डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इनके द्वारा क्या किया जाता है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लागू की जाती है। और प्रेजेंट टाइम में इंडिया के डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड हैं कौन? मिस्टर संतोष कुमार। ठीक है, मिस्टर संतोष कुमार ये डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड हैं। अब स्टूडेंट्स आपको यहां पे ये ध्यान रखना है कि हमने क्या किया, हमने बेसिक से क्लियर किया। हमने पहले आपको क्लासरूम में बताया कि देखिए फॉरेन ट्रेड होता क्या है, क्योंकि पॉलिसी जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा क्या, फॉरेन ट्रेड जानना पड़ेगा। क्लासरूम में हमने आपको सबसे पहले फॉरेन ट्रेड समझाया कि क्या होता है फॉरेन ट्रेड। जब आप फॉरेन ट्रेड समझ गए तो हमने बताया फॉरेन ट्रेड में किन किन बातों को फोकस किया जाता है, राइट? क्यों? क्योंकि कोई भी कंट्री अपने विदेश व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अपनी एक पॉलिसी बनाता है, जिस पॉलिसी को कहते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब आपके माइंड में आएगा अगला क्वेश्चन कि आखिर इसका ड्यूरेशन क्या होता है, कब से कब तक की ये पॉलिसी बनाई जाती है। यहां पे अगर बात करें तो 5 वर्ष के लिए, यहां पे अगर बात करते हैं तो 2021 से लेकर के और 2026 तक के लिए ये पॉलिसी बनाई गई। ठीक है, फिर आपके मन में बात आएगा कि कौन सी मिनिस्ट्री भारत सरकार की इस पॉलिसी को रिलीज करती है। तो यहां पे बात ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन वहीं पे आपसे करंट का अटैच होगा कि इस मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो मिस्टर पीयूष गोयल जी ये इस मंत्रालय के मिनिस्टर हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाएगा कि क्या होता है इंपोर्ट ट्रेड ओरिएंटेड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, क्या होता है एक्सपोर्ट ट्रेड ओरिएंटेड फॉरेन पॉलिसी, और क्या होता है इंटरपोर्ट ट्रेड ओरिएंटेड फॉरेन पॉलिसी। ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं यहां पे इंपोर्ट ट्रेड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इसमें क्या होता है?
इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, इसके अंतर्गत हमें जिन जिन चीजों की जरूरत होती है हम उनको क्या करते हैं, बाहर से आयात करते हैं। क्लियर? तो जब इंपोर्ट ट्रेड ओरिएंटेड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाई जाती है तो उसमें आयात को प्रमोट करने वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या किए जाते हैं, ज्यादा वैल्यू दी जाती है। राइट? तो जिसमें आयात को बढ़ावा देने से संबंधित ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रमोट किया जाए, दैट्स पॉलिसी इज आल्सो नोन एज इंपोर्ट ट्रेड ओरिएंटेड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। जिसमें एक्सपोर्ट यानी निर्यात को बढ़ावा देने की बात ज्यादा की जाए, यानी हम ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं जिनमें निर्यात को बढ़ावा देने की बातें हो। जैसे आपने देखा कि 1973 फेरा, इसको रिप्लेस कर दिया 1999 में फेमा के रूप में। ठीक है? हमें जब जब जरूरत पड़ी, जिस जिस इकोनॉमिक चेंजेस की हमें जरूरत पड़ी, हमने समय रहते उस इकोनॉमिक चेंज को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट किया। और यहां पे एक्सपोर्ट ट्रेड ओरिएंटेड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इसमें हमने यही किया कि हमें अपने कंट्री के निर्यात को क्या करना है, बढ़ावा देना है। अब निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हमें अर्थव्यवस्था की रीढ़ एग्रीकल्चर सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट जितने भी इंडस्ट्रीज होंगी उनको फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रीज के रूप में, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन के रूप में, मेगा फूड पार्क के रूप में हम उसको क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। क्लियर है? जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो हमारा होगा हम उससे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के रूप में इंटरनेशनल लेवल पर अपने निर्यात को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सेकंड पॉइंट यहां पे आ जाएगा, इंजन ऑफ इकोनॉमी के रूप में जाना जाता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे कहा जाता है, एग्रीकल्चर को। क्वेश्चन सीजीएल में आ चुका है। आप अगर पूछा जाए कि यहाँ पे एमएसएमई को क्या कहते हैं, तो अर्थव्यवस्था का इंजन कहा जाता है। एमएसएमई इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर है, जो सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट प्रोवाइडर सेक्टर है, और एग्रीकल्चर फर्स्ट नंबर पे आता है। ठीक है? तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहां एक्सपोर्ट ट्रेड ओरिएंटेड की जब हम बात करेंगे तो एक्सपोर्ट ट्रेड ओरिएंटेड के अंतर्गत पूरी तरीके से हमारी पॉलिसी जो होती है वो निर्यात पर केंद्रित होती है, निर्यात को बढ़ावा देने पर केंद्रित होती है। थर्ड आता है इंटरपोर्ट। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे और आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आप निश्चित देखे होंगे कि हमने क्या किया, भारत ने आईटी सेक्टर के में बाहर से रॉ मटेरियल मंगाया, अपने यहां असेंबल किया और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर उसकी सप्लाई की। क्लियर है? तो जब हम बाहर से रॉ मटेरियल मंगाते हैं, अपने यहां असेंबल करते हैं और मेड इन इंडिया का सिंबल दे करके फिर हम बाहर के देशों में उसकी सप्लाई करते हैं, तो इस विचारधारा पर आधारित विदेश व्यापार नीति कहलाती है क्या, इंटरपोर्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। क्लियर है? और इन तीन चीजों को यहां पर सबसे ज्यादा देखा जाता है। अभी तक जो इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही थी, तो इंडियन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपने यहां ज्यादातर चीजें हम बाहर से मंगाते थे, उन पर डिपेंडेंट थे। एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ ऐसी वस्तुएं थी जिनको हम अपने यहां से अन्य देशों में भेजते थे। लेकिन कहते ना समय और परिस्थिति के अनुसार माइंडसेट क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। हमने एकदम उसको चेंज किया, और चेंज करने के साथ साथ हमने क्या किया, हमने इस बार बजट 2023 और 24 का जो बजट है, जिसको निर्मला सीतारमण जी ने डिजिटल फॉर्म में पेश किया था, उस बजट के अंतर्गत हमने बढ़ावा दिया किसको, अपनी विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत एक्सपोर्ट ट्रेड ओरिएंटेड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और इंटरपोर्ट ओरिएंटेड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को। क्योंकि हमारा मोटिव क्या है, हम जिन जिन चीजों को बाहर से मंगाते हैं हम उनको खुद से बनाना शुरू करें। हम जिन जिन चीजों को अपने यहां नहीं बनाते हैं हम उनको क्या करें, उनका रॉ मटेरियल लाएं, अपने यहां प्लांट लगाएं, अपने यहां असेंबल कराएं और मेड इन इंडिया का सिंबल देकर के बाहर के देशों में उसकी क्या करें, सप्लाई करें। इससे हमारा एक्सपोर्ट क्या होगा, बढ़ेगा। और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए वहां पर पॉलिसी में भी तमाम प्रकार के हमने चेंजेस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, हमने उन चेंजेस को वहां पर करना उचित समझा और हमने किया भी। और यही कारण है कि बजट में भी हमने क्या किया, पूरी तरीके से फ्यूचरिस्टिक बजट को हमने पेश किया, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होता है। यहां पे अगर आपसे पूछ लिया जाए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 5 ट्रिलियन, तो ये जो $5 ट्रिलियन का लक्ष्य है
इसको अचीव भी हम कैसे कर पाएंगे, जब हम इनको फोकस करेंगे। क्लियर है? जब हम वहां पे एक्सपोर्ट ट्रेड ओरिएंटेड पॉलिसी को फोकस करेंगे, जब हम इंटरपोर्ट ट्रेड ओरिएंटेड पॉलिसी को फोकस करेंगे, तभी हम उसको पूरी तरीके से अचीव कर पाएंगे। और उस दिशा में कहीं ना कहीं इसका बहुत अहम रोल होता है विदेश व्यापार नीति का, जिससे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एसएससी में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट की जब हम बात करते हैं तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि अब इसमें आगे की जो बात करें वो क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है उसको लेकर के भी यहां पे हम लोग देख लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें मैंने आपको अभी ये बता रहा था मैं, अब आप यहीं पे ध्यान दीजिएगा, भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन यानी बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके अंतर्गत क्या होता है, एक देश का विश्व के अन्य देशों के बीच एक निश्चित अवधि में किसका, वस्तुओं यानी गुड्स, सेवाओं यानी सर्विसेज और पूंजी यानी कैपिटल के लेन देन का विवरण दर्ज किया जाता है। इतनी ही लाइन से स्टूडेंट क्वेश्चन क्या उठता है, जब हम आपको क्लास में बताएंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक देश का विश्व के अन्य देशों के बीच एक निश्चित अवधि में वस्तु, सेवाओं तथा पूंजी के लेन देन का विवरण दर्ज किया जाता है। फटाक से स्टूडेंट आपके दिमाग में वहां पे क्वेश्चन आना चाहिए कि ये जो विवरण दर्ज किया जाता है ये कौन दर्ज करता है, ये किस करेंसी में दर्ज किया जाता है, इस विवरण के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल्स को लेकर के यहाँ पे किस तरीके की प्लानिंग रखी जाती है, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है। ये सारी चीजें आपके माइंड में जब आप जैसे ही क्वेश्चन मार्क लगाओगे और फिर हम उसको वहां पर हिट करेंगे, जैसे ही वहां पे हम उसको हिट करेंगे और आगे की चीजों पे आएंगे, तुरंत आपके सामने ये जो चार्ट दिखेगा तो ऑटोमेटिकली इस चार्ट पे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, आप के अंदर एक क्यूरियोसिटी जगेगी इसको जानने के लिए कि आखिर इसमें जो बातें रखी गई हैं ये क्या क्या चीजें हैं, आखिर ये है क्या, उस चीज को यहाँ पे आपको जानने का इच्छा होगी, जो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे बात करें तो अभी आप जान लीजिए कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी मीन्स होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। यहां ये ध्यान रखिएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट किस करेंसी में तैयार किया जाता है, डॉलर में, ठीक है। कौन तैयार करता है, हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक, राइट। किसकी गाइडलाइन इसके लिए फॉलो की जाती है, गाइडलाइन फॉलो की जाती है आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो आईएमएफ की गाइडलाइन यहां पे क्या की जाती है, फॉलो की जाती है, यानी हमारे देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा अंतरराष्ट्रीय करेंसी डॉलर में बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है किसका, गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल का, किसी देश की वस्तु, सेवाओं और पूंजी का जो विवरण है उसी विवरण को कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। चूंकि वो एक देश का है इसलिए उस देश का जो सेंट्रल बैंक होगा वही उसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा। और सेकंड, बैलेंस ऑफ पेमेंट डॉलर के रूप में मेंटेन किया जाता है। और ये किसके लिए, इसको मेंटेन करने के लिए गाइडलाइन किसकी फॉलो की जाती है, तो गाइडलाइन फॉलो की जाती है किसकी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब यहीं पे चूंकि आईएमएफ आ गया इसलिए हमें कंपैरेटिव स्टडी को भी फॉलो करना रहेगा। आपको वहां पे तुरंत माइंड में बात आनी चाहिए कि आईएमएफ का हेडक्वार्टर है कहां पे है, तो वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। चीफ यहाँ पे इकोनॉमिक्स कौन है, गीता गोपीनाथ जी हैं, क्लियर। और आईएमएफ को ही एंट्रेंस गेट कहा जाता है किसका, वर्ल्ड बैंक का, राइट। आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है ना। तो ये चीजें आपको यहाँ पे अगर पता है तो वो सीजीएल, सीएचएसएल या एमटीएस लेवल के अन्य एग्जाम्स में इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिनको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट
जो होता है। तो आपने पढ़ा होगा इंडिया में 1990 के दशक में क्या किया गया। 1990 के दशक में जब 1980 से 1990 के बीच भारत भुगतान संतुलन के संकट को झेल रहा था, यानी हमारे पास अगले 3 सप्ताह के आयात का केवल पैसा बचा हुआ था, इस तरीके की न्यूज आने लगी, राइट। हम भुगतान संतुलन के संकट यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को फेस कर रहे थे। इसको लेकर के जब बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होती, जब किसी देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट वो बैलेंस में ना हो अर्थात निगेटिव हो, तो वैसी सिचुएशन में वहां पर उसको बैलेंस में लाने के लिए लोन लिया जाता है। और लोन अगर मिल जाए यानी लोन लेकर के बीओपी को पूरा किया जाए तो वो कहलाता है भुगतान संतुलन का संकट, बीओपी क्राइसिस। और अगर लोन की डिमांड की जाए और लोन ना मिले तो वो होता है सॉवरिन बीओपी क्राइसिस, यानी संप्रभु भुगतान संतुलन का संकट। यहां पे करंट अकाउंट रिलेटेड होता है 2 प्रकार की वस्तुओं से, एक यहां गुड्स और दूसरा क्या, सर्विसेज। गुड्स का जहां हम व्यापार करते हैं उसे हम कहते हैं विजिबल ट्रेड। विजिबल ट्रेड में टेंजेबल एसेट्स आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब विजिबल ट्रेड की बात करते हैं, दृश्य व्यापार की बात करते हैं, तो इसमें लिखा गया वस्तुओं का आयात निर्यात इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये चीज यहां पर ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा हम बात करते हैं भारत इस स्थिति में क्या है, तो आप जानते हैं हम प्रोडक्शन ही क्या करते हैं और कितना करते हैं। अभी 2-3 दिनों के न्यूज़पेपर में न्यूज आना शुरू हो गई है कि बहुत तेजी के साथ भारत अपने निर्यात को क्या करने की कोशिश कर रहा है, बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और नो डाउट वो बढ़ भी रहा है ना। तो ये चीज यहाँ पे आ जाती है। तो ध्यान रखिएगा, विजिबल ट्रेड की जब बात करें, दृश्य व्यापार की बात करें, तो दृश्य व्यापार संबंधित होता है किसके व्यापार से, वस्तुओं के व्यापार से। और वस्तुओं का जो आयात और निर्यात किया जाता है, इस मामले में भारत क्या है, घाटे की स्थिति में है। अर्थात जिन चीजों को हम भेजते हैं और जिन चीजों को हम मंगाते हैं, ठीक है, तो जिनको हम भेजते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो जिन वस्तुओं को हम मंगा रहे होते हैं उसकी वैल्यू की अपेक्षा कम होती है। नतीजा हम यहाँ पे क्या होते हैं, घाटे की स्थिति में होते हैं। अर्थात एक्सपोर्ट हमारा नो डाउट बढ़ रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंपोर्ट वैल्यू, एक्सपोर्ट वैल्यू हमारी अभी भी कम है। और कम है तो हम किस स्थिति में होंगे, घाटे की स्थिति में होंगे। अदृश्य व्यापार के अंतर्गत जनरली यहाँ पे सर्विसेज की बात आती है, इन्वेस्टमेंट की बात आती है। जब इसके अंतर्गत बात करेंगे तो इसमें आप जानते हैं जैसे इंश्योरेंस सर्विस हो गई, बैंकिंग सर्विस हो गई, ठीक है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वहां पे ट्रेडिंग हो गई, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अब अदृश्य व्यापार इंटेंजिबल एसेट्स पर आधारित होता है, इसमें आएगा सर्विसेज। आप जानते हैं हम इंडिया अपने आप में कहीं ना कहीं एक सर्विस प्रोड्यूसर कंट्री माना जाता है। क्यों? हम यहां पे क्या करते हैं, हम एक अच्छे नए किस्म के टैलेंट को जन्म देते हैं और वही टैलेंट दुनिया के अन्य देशों में जाकर के सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वही टैलेंट दुनिया के अन्य देशों में जाकर के सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हम इंस्टीट्यूट ओपन करते हैं, हम डॉक्टर बनाते हैं, डॉक्टर जाकर के सर्विसेज देते हैं कहां, दुनिया के अन्य देशों में। हम टॉप क्लास के इंजीनियर बनाते हैं, इंजीनियर जाकर के सर्विसेज देते हैं कहां, दुनिया के अन्य देशों में। नतीजा, सर्विसेज के मामले में हम किस स्थिति में हैं, सरप्लस। ठीक है, सर्विसेज के मामले में हम किस स्थिति में हैं, सरप्लस पोजीशन में हैं। देन यहां इनकम की बात करें तो इनकम के अंतर्गत आप जानते हैं प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। प्रॉफिट के मामले में बात करें तो आप यहां ध्यान रखिएगा कि इस मामले में हमारी स्थिति क्या है, इन तीनों मामले में हम घाटे की स्थिति में है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं भारत का कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो बहुत बड़े लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जाकर के इन्वेस्ट करता हो। ठीक है, तो बहुत बड़े लेवल पर वहां पे इन्वेस्ट करने की ऐसी कोई बात नहीं निकल करके आती है। नतीजा, जब हम वहां इन्वेस्ट ही ना के बराबर करेंगे या कम करेंगे तो प्रॉफिट हमें क्या होगा, कम होगा। इंटरेस्ट, जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स पर लोन ना के बराबर देंगे या कम देंगे तो वैसी सिचुएशन में वहां पर क्या होगा, इंटरेस्ट हमारा मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है, डिविडेंड क्या होता है, लाभ का अंश। जैसे मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है और उस कंपनी में आप 100 रुपए की उसकी नेटवर्थ है, ठीक है,
51% कंपनी ओनर ने अपने पास रिजर्व कर लिया, रेस्ट ऑफ 49% का उसने शेयर जारी कर दिया। अब आप क्या हुए, आप उस कंपनी में 10% के शेयर होल्डर हो गए। अब शेयर होल्डर अगर आप 10% के हो गए और कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी अपने प्रॉफिट से आपको 10% की शेयरिंग का बेनिफिट देगी कि नहीं देगी? लाभ का, टोटल लाभ का अंश जब आपको दिया जाएगा तो वही कहलाएगा क्या? लाभांश। ठीक है, मींस डिविडेंड। तो जब हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दुनिया के तमाम देशों की कंपनियों में उस लेवल पर इन्वेस्टमेंट नहीं रखा है, नतीजा वहां पे भारत क्या है? घाटे की स्थिति में है। ठीक है, क्यों? गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, आप इन सब कंपनियों में जाकर के देखिए इंडियन कंपनियों का कितने परसेंट शेयर इनमें लगा हुआ है। उस आधार पे आप देखिए भारत सरकार का कितने परसेंट शेयर लगा हुआ है, आप उस आधार पे देखिए, तो उसका नतीजा क्या होगा? भारत वहां पर किस स्थिति में है? घाटे की स्थिति में है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर्स। इस मामले में बॉस हम बहुत आगे हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों? हमारे यहाँ जो रेमिटेंसेज आते हैं बहुत जबरदस्त मामले, वहां पे बहुत जबरदस्त तरीके से हमारे यहाँ रेमिटेंसेज आते हैं। जो लोग फॉरेन में हैं उनके द्वारा जो पैसा भेजा जाता है उसी को कहते हैं क्या? प्रेषित धन, रेमिटेंसेज। रेमिटेंसेज के मामले में भारत बहुत आगे है। हम कुछ न कुछ ऐसे सोशल इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट चलाते रहते हैं, कुछ न कुछ ऐसे प्रोजेक्ट चलाएंगे जिन प्रोजेक्ट पर कभी आप पढ़ते हैं विश्व बैंक ने इतने बिलियन डॉलर का क्या कहते हैं वहां पे दान दिया, या IMF ने इतना पैसा उस पे दिया, या आप पढ़ते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस प्रोजेक्ट के लिए इतना दिया। तो ये जो चीजें होती हैं ये आ जाएंगी किसमें? दान में। तो दान के मामले में हम बहुत आगे हैं, राइट। हम ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट चलाते हैं, ऐसे ऐसे कार्यों को करते हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हमको बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पे फंड प्रोवाइड करती हैं। गिफ्ट, भारतीय कल्चर ही है कि हम आने वाले को, जाने वाले को गिफ्ट लेते भी हैं और गिफ्ट देते भी हैं। क्लियर है? गिफ्ट लेते भी हैं और गिफ्ट देते भी हैं, इसीलिए गिफ्ट टैक्स है ना, गिफ्ट टैक्स की भी बात आ गई और ये कहा गया कि अगर आप 50,000 से एबव का टैक्स ले रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में वो 50,000 से एबव का गिफ्ट ले रहे हैं तो वहां पर आपको गिफ्ट टैक्स देना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, गिफ्ट के मामले में भी हम बहुत आगे हैं। नतीजा, इन तीनों मामले में भारत की स्थिति क्या है? सरप्लस। आपको बता दूं स्टूडेंट्स, भारत को वास्तव में बचाए रखे हुए कौन? ये और यहां पर सर्विसेज, इनके द्वारा हमारा ये घाटा क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। अर्थात इनके द्वारा हमारा ये घाटा पूरा हो जाता है जिसके आधार पर हमारा करंट अकाउंट जो घाटे में होते हुए भी प्रॉपर तरीके से यहां बैलेंस होने की स्थिति तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट आता है कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें डेब्ट आता है। एक डेब्ट जो सरकार के द्वारा लिया जाता है जिसको आप जानते ही हैं अच्छे तरीके से, उसमें हमारे ऊपर लोन है। दूसरा यहां पर जो प्राइवेट कंपनियां या वाणिज्यिक ऋण के रूप में जाना जाता है, तो डेब्ट के मामले में हम आगे हैं। लेकिन NRI डिपॉजिट्स के मामले में अगर बात करें, यानी इसमें हम कर्ज के बोझ में हैं, लेकिन यहां हम क्या हैं? यहां हम अच्छी पोजीशन में हैं। क्यों? दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां कोई ना कोई भारतीय ना रहता हो और वो कोई ना कोई सर्विस ना प्रोवाइड करता हो। ऐसी सिचुएशन में हम NRI डिपॉजिट्स के मामले में क्या है? तेजी से आगे हैं। विदेशी निवेश, किसी भी इकोनॉमी के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट रामबाण की तरह काम करता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो प्रकार का होता है। यहां पर एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर किसी विदेशी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन या विदेशी व्यक्ति के द्वारा हमारे देश में मार्केट में 10% से ज्यादा का शेयर होल्ड कर लिया जाए तो वो उस कंपनी के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टर ग्रुप का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, और जब वो कंपनी कोई भी काम करेगी तो उसमें उसका डायरेक्ट पैसा लगा होगा, इसलिए वो कहलाएगा क्या? FDI। यानी ध्यान रखिएगा, मान लीजिए एक कंपनी है टाटा, ठीक है, अब टाटा कंपनी के 10% से ज्यादा के शेयर सपोज करिए कि बिल गेट्स ले लेते हैं, राइट। तो बिल गेट्स टाटा कंपनी के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टर ग्रुप के डायरेक्ट मेंबर हो जाएंगे। अब टाटा कंपनी कोई भी अपना प्रोजेक्ट लगाएगी फ्यूचर में
तो उसमें 10% के ओनर कौन होंगे? बिल गेट्स होंगे। और ये इन्वेस्टमेंट कहलाएगा क्या? FDI। क्लियर है? दूसरा आ जाता है FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। इसके अंतर्गत क्या है? अगर 10% से कम का शेयर है, ठीक है, तो वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टर ग्रुप का हिस्सा नहीं होंगे। और जब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टर ग्रुप का हिस्सा नहीं होंगे तो वैसी सिचुएशन में वहां पे क्या होगा? वहां वो कहलाएगा क्या? FPI। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, FDI में अबव 10% इन्वेस्टमेंट, FPI में बिलो 10% इन्वेस्टमेंट। एंड FPI फर्दर कैटेगराइज इन 2 पार्ट, फर्स्ट इज FII एंड सेकेंड इज QFI, जिसको आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर विदेश की कोई संस्था या कंपनी हमारे यहाँ 10% से कम का निवेश कर रही है तो कहलाएगा क्या इन्वेस्टमेंट? FII। और FII इज ऑल्सो नोन एज हॉट मनी। ठीक है, यहाँ पे यह भी जानना जरूरी है, आपसे पूछा जाता ना गर्म मुद्रा किसे कहते हैं, तो FII को हॉट मनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट होता है QFI, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स। जब क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत यदि कोई विदेशी इंडिविजुअल व्यक्ति हमारे यहाँ शेयर में 10% से कम का इन्वेस्टमेंट करता है तो वो कहलाता है QFI। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? QFI कहलाएगा। तो यहां पर आपसे पूछ लिया जाए BOP ये किस करेंसी में मेंटेन किया जाता है? डॉलर में। किसकी गाइडलाइन पे? IMF की। कौन मेंटेन करता है? कंट्री का सेंट्रल बैंक। ठीक है, BOP में बात करें करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, मेन रूप से ये दो। करंट अकाउंट के अंतर्गत बात करें तो यहाँ विजिबल और इनविजिबल गुड्स की बात आती है। विजिबल गुड्स में वस्तुएं आती हैं, इनविजिबल गुड्स में सर्विसेज, इनकम एंड ट्रांसफर्स आएगा। यहाँ कैपिटल अकाउंट में बात करें तो डेप्ट आ जाएगा, बैंकिंग कैपिटल आ जाएगा और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अब इसके बाद आता है तीसरा, यहाँ पे बात आती है, वो क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, SSC लेवल पर जनरली स्टूडेंट्स SSC, CHSL, MTS या अदर वनडे एग्जाम्स के लेवल पे बात करें तो वहां पर जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस क्या होते हैं? डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के कितने कंपोनेंट्स हैं? तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 फॉरेन करेंसी एसेट्स, यानी हमारे देश के पास कितनी विदेशी मुद्रा है ना, उसका भंडार ही कहलाता है फॉरेन करेंसी एसेट्स। मॉनेटरी गोल्ड, मॉनेटरी गोल्ड यानी जो हमारे कंट्री का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का विवरण होता है उसके आधार पर जो हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन करना पड़ता है, उस आधार पर जितना हमारे कंट्री का ग्रोथ बढ़ी होगी उसके आधार पर हमें गोल्ड का रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है। उसी के आधार पर IMF रैंकिंग डिसाइड करता है, उसी के आधार पर IMF क्या करता है? हमारा गोल्ड रिजर्व पूरी तरीके डिसाइड करता है, SDR वैल्यू डिसाइड करता है। ठीक है, वोटिंग परसेंटेज डिसाइड करता है। तो ये जो मेंटेन किया जाता है सेंट्रल बैंक के पास, यानी कंट्री लेवल पर सेंट्रल बैंक के पास, इंटरनेशनल लेवल पर IMF के पास, IMF के पास और बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो IMF, बैंक ऑफ इंग्लैंड और सेंट्रल बैंक के पास मॉनेटरी गोल्ड मेंटेन किया जाता है। रिजर्व ट्रंच, किसी भी कंट्री का जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड का विवरण जाता है, दैट्स आल्सो नोन एज BOP, उसका जो विवरण जाता है उसके आधार पर IMF क्या करता है? उस कंट्री को एक रिजर्व ट्रंच रखने की बात करता है जिससे IMF अपने ओन पर्पजेस के लिए यूज करता है। वो रिजर्व ट्रंच जो रखा जाता है उस पर IMF 2 प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एक होता है क्रेडिट फैसिलिटी कि आपकी एक साख IMF में मेंटेन हो जाती है और जिसमें IMF ये कहता है कि आपको जब भी कोई आवश्यकता होगी हम आपको 2 गुना यानी डबल तक का हम यहाँ पे क्या करेंगे? आपको लोन देंगे। दूसरा आता है यहाँ पे क्राइसिस ट्रंच। क्राइसिस ट्रंच यानी जब आपके ऊपर कोई संकट होगा तो हम 400% तक आपको क्या करेंगे? लोन देंगे। SDR को आर्टिफिशियल मनी के नाम से जाना जाता है, SDR को टोकन मनी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? SDR कि जब हम बात करें तो SDR ऐसा कोई करेंसी नहीं है कि जो प्रिंट की जाती हो, छापी जाती हो, ऐसा कुछ नहीं है। SDR IMF की टोकन करेंसी है जिसका IMF लेन देन में प्रयोग करता है। SDR के अंतर्गत 5 इंटरनेशनल करेंसीज को शामिल किया जाता है: $, पाउंड, यूरो, येन और चाइनीज युआन। ठीक है,
इन 5 करेंसी को शामिल किया जाता है। और दुनिया के किसी भी देश को जब आईएमएफ से लोन चाहिए होता है तो आईएमएफ एसडीआर के रूप में उसको लोन अलॉट करता है। फिर इन करेंसी में से किसी एक करेंसी में जो प्रेफरेंस देगा वो कंट्री, उसमें उसको कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसको फंड दिया जाता है। तो इन 4 चीजों के आधार पे मेंटेन किया जाता है क्या, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और इस आधार पे स्टूडेंट जब बात करें तो उस कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरी तरीके से मेंटेन होता है। वैसे तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन शॉर्ट में जो आपसे आज डिस्कस किया वो कहीं ना कहीं अपने आप में इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्यों, मैक्सिमम फैक्ट्स को इसमें हमने शामिल करने की कोशिश की है और कुछ यही थ्योरी, कुछ इसी आधार पे बेसिक क्लियरिटी क्लियर है, क्लास टेस्ट, उसके साथ साथ वहां पे अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आप ध्यान रखिएगा अपडेटेड मटेरियल, जिसको लेने के बाद फिर आपको बाहर से चीजें खरीदने की जरूरत नहीं रहेंगी। यानी कहते ना वन टाइम इन्वेस्टमेंट इन गैलेक्सी, ठीक है, यू आर लाइफ टाइम फ्री। कब तक, आप अपने सिलेक्शन के लिए, फिर आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मोस्ट वेलकम गैलेक्सी एंड ज्वाइन our foundation batch because our motive is achieve your goal. Thank you.